Hello guys, let's crack UPSC CSC, and today I'm going to discuss one of the ever most important topic of nuclear technology, and the name of topic is Nuclear Supplier Group, International Atomic Energy Agency and Additional Protocol। तो पहले हम लोग आप जानेंगे कि भाई परमाणु आपूर्तिकर्ता जो समूह है ये है क्या। परमाणु आ, आ, ऊर्जा का जो आवश्यकता है वो हमारे लिए क्या मायने रखता है, और इससे संबंधित हमने जिन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है और जिन संस्थाओं के प्रोविजंस को हमने माना है, तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो आप लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि एज यू ऑल नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज। तो गेट प्लस सब्सक्रिप्शन and access unlimited live and recorded course from India's best educators. So once you will get subscription, you are allowed to participate in daily live classes. You will get structured courses. You will also allowed to participate in live tests and quizzes and access unlimited videos, live and recorded courses to watch from the comfort of any of your device. For that, you need to download an Academy Learning app, and once you downloaded it, आप यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हो, mukesh@unacademy। और इसमें पहले मैं अपने विषय में बता दूँ कि माई सेल्फ मुकेश कुमार सिंह, वर्किंग एज ए फैकल्टी ऑफ UPSC CSC since 2004, teaching anthropology optionals and in GS science tech and general science and ecology environment. Currently working in Delhi as a faculty at several most reputed academy of civil services, and under my expertise many aspirants have cracked IAS and IFS examination. So now along with me at this platform you will get the support of more than 100 top educators, and the few educators के आप लोग सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे उनका नाम, और एन अकेडमी कई सारे अपने कम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को लॉन्च किया जिसका संख्या मोर देन 15,519 है। इसमें से कुछ आपके स्क्रीन पे हैं, और इसमें से कोई भी सेक्शन का आपका सब्सक्रिप्शन आप चाहो तो आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है वो अलग अलग फॉर्मेट में है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ में। और यहाँ पे सबका फी यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पे होगा। ये अलग अलग ड्यूरेशन का अलग अलग फी है। इसमें EMI भी ऑफर हो रहा है, आप लोगों को मंथली पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हो। इस पेमेंट में डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड यूज करना है MKS1 इन ऑर्डर टू गेट 10% इमीडिएट डिस्काउंट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के अलावा आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा टेस्ट सीरीज। इसके अलावा मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस, देन स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अनअकैडमी का एक और मेगा कोर्स है, उसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप इसको अगर लेते हो तो ये 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल है। इसमें भी EMI फैसिलिटीज हैं, और इसका भी अलग अलग ड्यूरेशन का अलग अलग फी है जो दिख रहे हो आप लोग। इसमें भी आपको 10% का कंसेशन मिल सकता है ओनली बाय यूजिंग दिस कोड MKS1। इस कोड को, ये रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप 10% का इमीडिएट डिस्काउंट ले सकते हो। अब रही बात इस कोर्स में क्या मिलेगा, इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, ये सारा कुछ सिंगल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिल रहा है। ऑलवेज टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और मैं अक्सर कहते रहा हूँ कि भाई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक बड़ा फायदा ये होगा कि UPSC के एग्जाम एक लॉन्ग टर्म एग्जाम है, और इसमें अगर मान लो आप 2021 में अपीयर होने जा रहे हो और आपने अगर प्री क्लियर कर लिया, तो अगर मेन के लिए अगर तैयार नहीं हो तो फिर आपको दुविधा होगा, और आप इतने कम समय मेन के लिए तैयार भी नहीं हो सकते हो। अगर बाय द वे हो भी गया रफ एंड टफ, तो आपका जो रैंक है IAS, IPS, IFS ये नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर प्री नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर प्री दोगे, तो इसका मतलब है 2022 में प्री दोगे, फिर 2023 में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इतना लंबा ड्यूरेशन का जो प्रिपरेशन है, अगर किसी भी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आफ्टर अ ईयर एंड वो अगेन चार्ज करेगा आपसे, और उसका ऑफलाइन फी भी इसके कम से कम डबल होंगे। तो बेटर है, ठीक है ना। यहाँ पे फैसिलिटी ये है कि अगर सिंगल सब्जेक्ट में भी, सिंगल टॉपिक पे भी अगर आप किसी फैकल्टी का कोर्स ज्वाइन करते हो और वो फैकल्टी अगर आपको नहीं जमता है, तो आप
अपना कोर्स किसी और में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और दूसरे फैकल्टी के कोर्स परचेज़ कर सकते हो। तो पैरेलल आप कोर्स कई सारे फैकल्टी परचेज़ कर सकते हो, आपका चॉइस होता है कि आपको किस फैकल्टी से पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शनल का भी। ऑप्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अनअकैडमी का ये ऑप्शनल्स हैं जो अलग-अलग ड्यूरेशंस में अवेलेबल्स हैं, इसका फी देख पा रहे होंगे और यहाँ भी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को ओनली बाय यूजिंग द कोड MKS1। तो ये सारा आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। इसके बाद अनअकैडमी नाउ स्टार्टेड द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएसई बैटल एंड दिस बैटल इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो यहाँ इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए अगेन यू शुड यूज MKS1 कोड। इसमें MKS1 कोड को यूज कीजिए और ये 6 दिसंबर को पहला राउंड हुआ था, 20th को दूसरा राउंड हुआ था और थर्ड राउंड इसका होने वाला है नेक्स्ट संडे को। ठीक है, ऑन एवरी अल्टरनेट संडे ये बैटल होता है। इस बैटल में ये 45 मिनट का बैटल है, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 13 इसमें टोटल कॉम्बैट्स होना है, 6 सेक्शन होगा। रिलेटिव स्कोरिंग के आधार पे आपका फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में जो विनर होंगे, फर्स्ट थर्ड रैंकर होंगे, उनको मिल रहा है 3 मंथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। रिमेनिंग अगर वो किसी स्टूडेंट्स वो नहीं लेना चाहता है तो वो अमेजन गिफ्ट कार्ड ले सकता है और रैंक 4 से लेकर के रैंक 150 तक स्टूडेंट्स को मिलेगा 1000 रुपीज़ का अमेजन का वाउचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बता दूँ आप लोगों को, अनअकैडमी अब अलग-अलग ड्यूरेशन में कई सारे कोर्सेज़ को भी लेकर के आ रहा है, जो यहाँ पे देख सकते हो। और ये है अनलिमिटेड अल्टीमेट जीएस बैच और ये बाइलिंगुअल कोर्स है। इसमें एक्सक्लूसिव हिंदी में भी और एक्सक्लूसिव इंग्लिश में भी स्टार्ट हो रहा है, जो अलग-अलग फैकल्टी ग्रुप इसको कंडक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा कि फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस मिलेगा आपको, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी यहाँ पे गाइडलाइंस मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि अलग-अलग ग्रुप है यहाँ पे, जो 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए कोर्स को ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, जो अलग-अलग मीडियम में बाइलिंगुअल भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश में भी है। तो यहाँ भी आपको इसमें भी किसी में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, किसी में भी एडमिशन लेना है या किसी का सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे मतलब है एडमिशन से, तो एडमिशन अगर लेना हो तो यहाँ भी कोड यूज करो MKS1 इन ऑर्डर टू गेट 10% कंसेशन। अब मैं चल रहा हूँ अनअकैडमी का प्राइस हाइक, जो आइकॉनिक कोर्स है उसका ठीक है ना, जो ले चुके हो चाहते हो अपग्रेड करना उसको अपग्रेड कर सकते हो, जो चाहते हो कि नया स्टूडेंट्स हो आप लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन का मतलब एडमिशन, तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। सो यू विल अलाउ टू कनेक्ट विथ योर पर्सनल कोच, कस्टमाइज योर स्टडी प्लान, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, बी अ पार्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली, accelerate your preparation with daily content and main test series with evaluation। ये सारा फीचर आपको यहाँ पे मिलेगा। And that's why I said Iconic is the best package for beginners, freshers, those who are in 10+2 or in graduation first year, second year, and those who are planning for प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज। इस सब के लिए ये अच्छा कोर्स है। दिस इज माय स्पेशल क्लास। इसको भी बात करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है MKS1 और यूट्यूब का जो भी मेरा सेशन है उसको बिल्कुल देखते रहिए। 2 बजे से चलता है वो जीएस का और 4 बजे चलता है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल्स का, तो बिल्कुल इसको देखते रहिए आप। और आज का टॉपिक हम लोग का है NSG, IAEA एंड एडिशनल प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो ये तीनों में एक साथ इसलिए बोला हूँ जो ये तीनों के तीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और NSG जैसा कि मैं नाम में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, इसका पूरा नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। IAEA का पूरा नाम है ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और एडिशनल प्रोटोकॉल इसी के अंदर बनाया गया एक अल्टरनेटिव प्रोविजंस है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आज हम लोग ये जो टॉपिक है GS साइंस टेक का पेपर 3 यूपीएससी के लिए है और इसमें हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं क्या है बेसिकली ये सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये वो टॉपिक है जहाँ से प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आता ही आता है और मेन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट एरिया है। तो डिड नॉट टू मिस एनी ऑफ द सेंटेंस, एनी ऑफ द लाइन, क्योंकि कई दफ़ा प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आता है इस यहाँ से, तो क्वेश्चन इतना ट्रिकी था, इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि आप तो कई दफ़ा समझ ही नहीं पाए कि पूछ क्या रहा है। और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट है, चलिए एक एक करके हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे और मैं राइटिंग करूँगा, आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हो, कॉपी अपना निकाल लो आप लोग ताकि इसको पूरा कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। अब क्वेश्चन यहाँ पे है पहला कि NSG, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि भाई NSG ये है क्या, तो पहले मेरा NSG का मैं समझाने के लिए आप लोगों को मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। इसका पूरा नाम पर लिख लेते हैं। यह है क्या, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये है न्यूक्लियर
सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है ना, इसको याद रखोगे आप लोग। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मतलब क्या हुआ, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का अर्थ है परमाणु पदार्थ से होता है, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज करते हैं, तो उसको जो उसका जो सप्लाई है, उसका जो एक्सपोर्ट है, उसका जो इम्पोर्ट है, उसको, ठीक है ना, उसका निगरानी करने वाला ये समूह है। पहले तो ये बात समझ में लीजिए, ये समूह का काम क्या है, टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट एंड, ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स। और ये समूह, इस समूह में वर्तमान कितने कंट्री हैं, तो अगर वर्तमान में बात करें तो इसमें 48 इसके परमानेंट मेंबर हैं। 48 जो कंट्री हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं। ये बातें पहले आप लोग समझ लीजिए। दूसरा है, इस समूह में क्या भारत है कि नहीं है। एक बात समझिए, इस समूह में कई ऐसे देश हैं जो इसमें मेंबर नहीं है। तो कौन कौन सा देश है जो मेंबर कंट्री हो गया, कौन कौन सा है जो नॉन मेंबर है, पहले ये समझ लीजिए आप लोग। समूह के मेंबर 48 देश हैं। इस समूह का नॉन मेंबर कंट्री कौन कौन है जो भी मेंबर नहीं है, नॉन मेंबर इसके कौन कौन है। तो इसका जो नॉन मेंबर है उसमें है, एक तो इंडिया में लिख देता हूँ पहले, तो इंडिया इसका मेंबर अभी नहीं है। इसके बाद इंडिया के अलावा और कौन कौन नहीं है इसके मेंबर, तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है। इसके बाद इसका मेंबर कौन है, इजराइल भी इसका मेंबर नहीं है, याद रखना आप लोग। जो इजराइल है, इजराइल और आल्सो द नॉट द मेंबर ऑफ दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसके अलावा जो, क्या चाइना इसका मेंबर है, तो बिल्कुल चाइना इसका मेंबर है। और P5 के जो भी देश सबके सब इसके मेंबर हैं, ठीक है। उसके अलावा टोटल 48 कंट्रीज है वर्तमान में इसके मेंबर। अब क्वेश्चन है, ये समूह एग्जिस्टेंस कब, ओरिजिनेट कब किया, इस्टेब्लिश कब हुआ, ठीक है। तो देखो, इस समूह का ओल्ड नाम, NSG का जो ओल्ड नेम है ये है, उसको हम लोग जानते हैं लंदन ग्रुप का ओल्ड नाम है लंदन ग्रुप, या लंदन क्लब कह सकते हो, या लंदन सप्लायर ग्रुप भी कह सकते हो, लंदन क्लब भी कह सकते हो, लंदन क्लब या लंदन ग्रुप या लंदन सप्लायर ग्रुप। क्योंकि ये समूह जो, ठीक है ना, ये समूह 19, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1975 में ये समूह 1975 में स्थापित हुआ। कब, जब इंडिया ने 1974 में अपना परमाणु परीक्षण किया। भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था, तो बोलते हैं पोखरण 1, 18 मई 1974 को। और उसी के, ठीक है ना, के कारण ये समूह 1975 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और लंदन क्लब इसका नाम इसलिए पड़ा चूंकि 1975 से लेकर के 78 तक लगातार इस समूह का जो मीटिंग है तो लंदन में चल रहा था, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड लंदन क्लब। 1975 में इसका नाम बदल करके हो गया NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब है, याद रखना, ये बातें आप लोग याद रखना कि ये समूह एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट दैट वाज हेल्ड ऑन 18 मई 1974 इन पोखरण, और जिसको हम बोलते हैं पोखरण 1, जो एक प्रकार का पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। और इस टेस्ट के कारण इस समूह को पहली बार ये लगा कि जिस भी देश को न्यूक्लियर मटेरियल या कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी दिया जा रहा है उसके कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, पावर जनरेशन के लिए, वो डाइवर्ट कर सकता है। सो इन ऑर्डर, ठीक है, वो डाइवर्ट कर सकता है, जैसा कि इंडिया ने डाइवर्ट किया। और यही कारण है कि कनाडा ने सबसे पहले इस भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, क्योंकि तो उसे लगा कि उसने जो इंडिया को मटेरियल दिया हुआ है उस मटेरियल का इंडिया ने कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया है मिलिट्री पर्पस के लिए। अब क्वेश्चन है कि इस समूह में, ठीक है, इस समूह का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट में हेडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ NSG का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं थोड़ा उस पर बात करता हूँ। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ NSG, सब मैंने पहले ही बता दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएसजी। एनएसजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ है टू टाइटन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ all kinds of nuclear facilities ऑल काइंड्स का यहाँ पे सेंस हो गया कि चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो रिएक्टर हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो, तो ठीक है ना, फ्यूल भी, चाहे रिएक्टर, चाहे टेक्नोलॉजी, सारे का जो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट हैं उसको देखना, उसको टाइट करना, उसको रेगुलेट करना, ठीक है, ताकि कोई कंट्री इसका दुरुपयोग न कर सके। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये संस्था आज भी काम कर रहा है। और इंडिया अब और कई दुनिया के देश जो इसके अभी सदस्य नहीं हैं, वो चाहता है इसमें इंटर होना, ठीक है। तो इसमें इंटर होने के लिए क्या कंडीशंस है, पहले समझ लेते हैं हम लोग हैं, फिर हम लोग डिटेल में इस पर बात करेंगे। सो व्हाट आर द कंडीशन ऑफ एंटरिंग इन इट? तो कंडीशन क्या है टू इंटर इन इट? कंडीशंस required to become a permanent member of NSG. Permanent member of NSG के परमानेंट मेंबर बनने के लिए कौन कौन सा कंडीशन है? तो पहला कंडीशन यहाँ पे है, इसके जो 48 मौजूदा जो इसके मेंबर्स हैं उन सबका समर्थन, ठीक है ना, जरूरी होता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया। फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट होगा, एप्लीकेंट नेशंस must obtain the vote, ऐसे कह लो, vote of all members of NSG। मतलब अगर इसमें से कोई भी एक मेंबर भी अगर विरोध में खड़ा हो गया तो कोई जो एप्लीकेंट नेशंस होगा उसे मेंबरशिप नहीं दिया जा सकता है, मतलब इसका मेंबर नहीं बन पाएगा। दूसरा कंडीशन है कि वो देश कम से कम एनपीटी पे हस्ताक्षर, ठीक है, एनपीटी पे हस्ताक्षर करता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो, ये क्या है एनपीटी? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, परमाणु अप्रसार संधि है, ठीक है। मतलब जो भी देश है वो इसका हस्ताक्षर करता होना चाहिए। अब इंडिया के पर्सपेक्ट में इस दोनों में से कोई भी लागू नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया एनपीटी पे, ठीक है। अब इंडिया का विरोध कौन करता है? चाइना। वाई चाइना अपोजेस इंडिया एंट्री? चाइना अपोजेस इंडियाज एंट्री। चाइना अपोजेस इंडिया एंट्री। चाइना ही एक ऐसा देश है जो इंडिया के इसमें एंट्री को लेकर के हमेशा से रुख करा रखा है और हमेशा विरोध करते रहा है। और एक बड़ा वजह बन गया चाइना कि वो इंडिया को इंटर नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि उसका जो एशियन जो नेशंस हैं इसमें उसका अपना जो सुपरमेसी है वो बना रहे। इकोनॉमी फ्रंट पे इंडिया उसे चैलेंज दे रहा है, वो चाहता है कि भाई इंडिया इकोनॉमिकली अनसाउंड बना रहे, और ये वजह है कि रेगुलरली चाइना इंडिया का अपोज करता है, एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन। और चाइना का यहाँ पे यही कहना है कि इंडिया इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, देन हाउ दे कैन गेट द मेंबरशिप ऑफ एनएसजी। अब एनएसजी का साइन नहीं किया इंडिया ने, इंडिया क्या नॉन सिग्नेटरी एनपीटी का, तो जो एज ए नॉन सिग्नेटरी हाउ दे कैन साइन। और अगर इंडिया को इंटर हम कराते हैं तो क्या पाकिस्तान को कराने में क्या बुराई है? चाइना का अपना ये तर्क है। हालांकि इसके पीछे का जो कहानी ये है कि चाइना इकोनॉमिक फ्रंट पे कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया
उसको टक्कर दे और दुनिया में आगे बढ़े। चूँकि इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है ही, प्लस में आज इंडिया का जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक जो हमारा जो फ्रंट है वो भी हमारा कहीं न कहीं हमें मजबूर करता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें और थोड़ा-सा हम मॉडरेटिव, नॉर्मेटिव पॉलिसी को बनाते हुए एनी हाउ वी इंटर इन द एनर्जी। अब है कि इंडिया वांट टू इंटर इन द एनर्जी, अगर एनर्जी में इंटर नहीं करता तो क्या होगा भाई? Why India want to enter in energy? Why India wants to enter in energy? एनर्जी में इंडिया आखिर क्यों प्रवेश करना चाहिए? इससे क्या मिलने वाला है? सबसे पहला बात तो ये है कि इंडिया अगर एनर्जी में प्रवेश करता है तो एनर्जी जो सिक्योरिटी हमारा है ये हमारा बेहतर हो जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी क्या होगा? इसको हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। दूसरा होगा कि जो भी एनर्जी फैसिलिटीज़ है उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो इजी हो जाएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ये इजी हो जाएगा। एनर्जी फैसिलिटी ऑफ डुअल मटेरियल्स जो भी है, मतलब दोहरे उपयोग का जो पदार्थ हैं वो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। थर्ड क्या होगा? टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो सकेगा। टेक्नोलॉजी हमें कई तरह का मिल सकेगा। ठीक है। चौथा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जो भी रेट है वो इस रिलेट करेगा। जो 8 से 10% चाहते हैं इकोनॉमिक जो हमारा ग्रोथ है वो फ्रंट हमारा मजबूत होगा। ठीक है, आज ये मजबूत होगा। आज इंडिया का इंडस्ट्रियल जो कंजम्पशन है एनर्जी का, इंडस्ट्रियल जो कंजम्पशन है इंडिया का वो ऑलमोस्ट 43% है। डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है इंडिया का वो ऑलमोस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन ये हो चुका है बढ़ करके 30%। हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो कंजम्पशन है एनर्जी के, ठीक है, ये हो चुका है ऑलमोस्ट 12%। एग्रीकल्चर जो वर्क है इसमें जो कंजम्पशन है ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है बढ़ के 6 to 7% तक ये हो चुका है। और वैसे में हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम किस एनी हाउ एनर्जी सिक्योरिटी को अटेंड करें। तो अगर हम यही वजह है कि हम चाहते हैं इसमें हम इंटर करना। इसके अलावा जो फॉरेन अगर हम कहें कि इंडिया क्या प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, सो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया टू इंटर इन दिस? कोई बैकग्राउंड है इस इंडिया का या नहीं? क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया इसमें इंटर करेगा? तो मैं थोड़ा सा बैक होकर पहले इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा समझा सकूँगा आप लोगों को और मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, है ना। चलिए तो इरेज कर रहा हूँ और आप लोग बिल्कुल पूरे को ध्यान से नोट डाउन कर लेना, ये आपको काम आएगा बेसिकली। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया, कौन सा रीजन है कि इंडिया कंटिन्यूस ट्राई कर रहा है? तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया टू इंटर इन एनर्जी, इंडिया का क्या चांस है यहाँ पे इंटर करने का? तो कुछ इसके पीछे प्रोविजन, एक तो है यूएस इंडिया, पहला ये हो गया कि यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हुआ है 2008 में और ये एग्रीमेंट एक गेटवे का काम कर रहा है इंडिया के इसमें इंटर करने का। दूसरा इसका कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है, जैसे हम MTCR में इंटर कर चुके हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन का हम 35th मेंबर बन चुके हैं यहाँ पे, ये हमारा 2016 में हुआ था। इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मेंबर बन चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आज वासेनार जो अरेंजमेंट है, वासेनार व्यवस्था है, वासेनार जो अरेंजमेंट है हम इसके मेंबर बन चुके हैं। इसके बाद 2016 में NSG के उस समय के जो चेयरमैन थे राफेल मॉरिस, उन्होंने कहा था कि नाम NSG 9 पॉइंट गाइडलाइंस को जारी किया है और इसमें साफ उन्होंने कहा कि जो भी नेशंस इस सारे गाइडलाइंस को फॉलो करता है तो वो इसका मेंबरशिप ले सकता है। और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है कि सारे के सारे गाइडलाइंस को, ठीक है ना, पूरा किया है, उसको माना है और इसलिए इंडिया की संभावना है कि इसमें एंट्री का।
इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी की बात करें, आज इंडिया का जो समर्थन है ऑलमोस्ट सारे कंट्री दे रहा है, एक्सेप्ट चाइना या न्यूजीलैंड या कुछ ब्रिटेन हो गया, कुछ ऐसे कंट्री हैं जो नहीं दे पा रहा है। तो थोड़ा सा फॉरेन जो पॉलिसी हमारा उससे और बेहतर करके उन सबका समर्थन लेना है। और एक चांस ये है कि क्या चाइना अपना विरोध छोड़ेगा? चाइना विरोध नहीं छोड़ेगा, बट चाइना को इन तीनों में भी पार्टनरशिप इसमें आना है, और उस समय उसे इंडिया का सहमति की आवश्यकता पड़ेगा। और इसलिए भी हमें चाइना के साथ जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारा जो ट्रेड है, हमें इसे भी देखना होगा। हालांकि कोरोना के बाद अब चाइना के साथ वर्ल्ड का क्या नया ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है, ये देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल ये सारे ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा आज इंडिया ITER जैसे प्रोजेक्ट में एक्टिव भूमिका प्ले कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी स्पेशली जब से आए हैं, तो इनका जो इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है, इस कारण इनको UN जनरल असेंबली ने चैंपियन ऑफ अर्थ से 2018 में नवाजा था। तो तमाम वजह और तमाम कारण दिखता है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, एनर्जी पॉलिसी है, वो एक बेहतरी की तरफ है। ठीक है, जहाँ पे हमें बेशक चाइना या पाकिस्तान हमें कोशिश कर रहा है कि टक्कर दें, पर कहीं ना कहीं हम इस मंच पे हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और अब शायद ही हम लौट के आए। सिर्फ अब NSG में हमें इंटर होना है। ठीक है, तो वो तमाम कारण है। अब इसमें इन सारे एग्रीमेंट्स का क्या फायदा हुआ, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसको एक बार नए सिरे से कि NSG में इंटर होने के लिए कौन कौन सा कंडीशंस है, और क्या बिगर एंट्री के हम इसके लाभ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो NSG का एक अपना गाइडलाइंस है। NSG का गाइडलाइंस क्या है? NSG के गाइडलाइंस ये है, NSG का गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस NSG का गाइडलाइंस कहता है ये अपने मेंबर कंट्री को, ठीक ना, इसका जो मेंबर कंट्री है, ये अपने मेंबर कंट्री को कहता है, NSG अपने मेंबर कंट्री कहता है कि अगर आप कोई न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी नॉन NSG मेंबर को, ठीक है, तो वो कंट्री ये बात क्या इंश्योरेंस करे कि वो उसे कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करेगा, मतलब पावर जनरेशन के लिए यूज करेगा, न कि वो उसे डाइवर्ट करके मिलिट्री यूज करेगा। मिलिट्री यूज नहीं करना है, मिलिट्री यूज नहीं करेगा, ठीक है। और इस बात का जो सत्यता है, जो प्रूफ है, वो कैसे हम करेंगे, मतलब ये पावर के लिए यूज कर सकते हो, पर ये यूज नहीं करना है। दूसरा, ठीक है, अब और इसके लिए वो कंट्री जो नॉन NSG मेंबर हैं, वो कंट्री इस बात का परमिशन दे कि वो अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को IAEA के सुपरविजन में ले करके आएगा। मतलब IAEA इसका सुपरविजन कर सकता है, इसके सारे रिएक्टर का, तो जो भी रिएक्टर होगा उसका सुपरविजन कर सकता है। तो ये कंडीशंस हैं, ठीक है, जो NSG ने अपने गाइडलाइंस में जारी किया हुआ है। पहला, जो मेंबर कंट्री है, whenever they are exports nuclear materials to non-NSG members, तो मेंबर पावर या जो नॉन NPT सिग्नेटरी जो मेंबर्स हैं, NPT पे जैसे साइन नहीं किया हुआ वो जो लोग हैं, तो वो पावर के लिए तो यूज कर सकता है, पर मिलिट्री यूज के लिए डाइवर्ट नहीं करना है। और इस बात को इसकी सत्यता को जांचने के लिए IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, उस कंट्रीज के सभी रिएक्टर को, ठीक है, समय समय पे उसका इंस्पेक्शन करेगा, उसका जांच करेगा। और जो कंट्री इन बातों को मानता है, तैयार एक्सेप्ट करने के लिए, वो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, न्यूक्लियर मेटल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लाभ को ले सकता है, ठीक है। ये है, समझ रहे बात, ये यहाँ पे जो कंडीशंस हैं ऐसा कुछ है।
अब चूंकि इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है और इंडिया एनएसजी का भी मेंबर भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन ये इंडिया के कहीं ना कहीं फेवर में नहीं जा रहा है। सो एज यू ऑल नो, 1992 में फिर क्या हुआ, 1992 में 1992 में एनएसजी ने अपने गाइडलाइंस में 2 मेजर चेंज किया। 1992 में एनएसजी ने क्या किया, अपने गाइडलाइंस में 2 मेजर चेंज किया, ठीक ना। did two major changes in their guidelines और पहला क्या है, फर्स्ट चेंज है, फर्स्ट ये है कि जो रिसीव, एक है कि भाई ये कंट्री है कि जो डोनेट करने वाला है, एक डोनेट करने वाला है, और एक होगा रिसीव करने वाला कंट्री, रिसीवर होगा, रिसीवर कंट्री है। तो कहता है कि जो रिसीव करने वाला कंट्री है, ठीक है, वो एटलीस्ट ये एक्सेप्ट करे कि वहाँ पे जो भी रिएक्टर का संचालन होगा वो सबके सब अंडर द सेफगार्ड ऑफ IAEA होगा, ठीक है। और इसके लिए वो अपना जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो इंटरनेशनल जो सेफगार्ड है उसके तहत चलाएगा प्लस IAEA के सुपरविजन में चलाएगा। ये पहला इसका कंडीशन है। दूसरा कहता है, सेकेंड चेंज ये कहता है ये कि जो भी कंट्री हैं, ठीक है, वो सबके सब एक एडिशनल प्रोटोकॉल पे साइन करेगा, सबके सब एडिशनल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करेगा, एडिशनल प्रोटोकॉल पे साइन करेगा, ठीक है। अगर वो एनपीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है और वो एनएसजी का लाभ लेना चाहता है तो उसे प्रोटोकॉल पे साइन करना पड़ेगा, प्लस जो भी रिसीव कर रहा है उसके यहाँ जो भी रिएक्टर होंगे उन सबको IAEA के सुपरविजन में और उसका जो भी सेफगार्ड है उसको उसके मानक पे उसे खरा उतरना पड़ेगा। और अगर ऐसा करता है तो वो, और इस प्रकार से इंडिया के लिए ये एक बैकडोर खुला, ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ इंडिया का अमेरिका के साथ 1-2-3 जो एग्रीमेंट है, 1-2-3 जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट संभव हो पाया। 123 जो समझौता है ये संभव हुआ है इसी ग्राउंड पे, इंडिया इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, still they enjoy and the facilities of obtaining the nuclear materials, nuclear reactors and टेक्नोलॉजी। ये इंडिया को लाभ मिला, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। और इस डील के बाद फायदा इंडिया को ये हुआ कि इंडिया दुनिया के तमाम देशों के साथ, मतलब जो भी देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे साउथ कोरिया हो, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सबके साथ क्या हुआ, इंडिया का जो न्यूक्लियर मेटेरियल को लेकर जो समस्या था वो समस्या कहीं ना कहीं सोल्व होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और इंडिया इसमें आगे बढ़ चुका है। अब है कि क्वेश्चन है कि एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है, और थोड़ा सा हम लोग भी जानते हैं कि IAEA के विषय में, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। पहले बता दूं आप लोगों को भाई एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है। देखो एडिशनल प्रोटोकॉल, एडिशनल प्रोटोकॉल ये क्या है, ये है, ये कहता क्या है कि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने वाला कंट्री है और उससे जो भी कंट्री न्यूक्लियर फैसिलिटी को ले रहा है, ठीक है, तो वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को IAEA के सुपरविजन में लाएगा और इस बात का वो जो रिटेन जो है, इस बात को वो रिटेन रूप से वो एक्सेप्ट करता है और इसलिए इसको हम बोलते हैं एडिशनल प्रोटोकॉल। क्या भाई आपको साइन करना था एनपीटी पे, आपको साइन कहाँ पे करना था, एनपीटी पे साइन कीजिए अगर इसमें इंटर करना है तो, आप कहते हो साइन नहीं करेंगे। अब ये कहता है कि ठीक है आप नहीं कीजिए तो काम कीजिए, आप IAEA के निगरानी में, IAEA के इंस्पेक्शन, IAEA के ऐसे कर लो कि इंट्रूसिव इंस्पेक्शन, IAEA के इंट्रूसिव अनअनाउंस्ड
अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन में अब जो रिसीविंग कंट्री होगा, जो भी रिसीविंग कंट्री है, वो अपने सारे रिएक्टर को लाए। अब IAEA के, ठीक है, लाना कई कंट्री को ये लगता है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रूसिव अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन, इसका मतलब हुआ कि आपको बताया गया भी नहीं, उसे जब मन होगा आ करके आपके रिएक्टर में क्या हो रहा है उसे वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उसे निगरानी कर सकता है, उसे देख सकता है, उसे कैमरा लगा करके उसका सुपरविजन कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं एक कोई कंट्री ऐसा करके अपने भाई देश हमारा, देश में रिएक्टर हमारा, देश को लोग हमारे, ठीक, उसने अगर कोई फ्यूल दिया है और इसलिए वो आकर के यहाँ पे हमारे यहाँ आकर के इस तरह का निगरानी करेगा, तो ये कहीं ना कहीं सोवर्निटी की बात है कि हमारे संप्रभुता के अगेंस्ट है, कोई कहीं कहीं काइंड ऑफ थ्रेट अगेंस्ट संप्रभुता है। पर इसको इंडिया अपने एनर्जी जरूरत को देखते हुए इंडिया ने इस पर को अलाउ कर दिया, और इस बात का जो रिटन प्रूफ है वो इन रिटन मैनर्स इंडिया ने इसको दिया, और इसी का नाम है एडिशनल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि IAEA क्या है, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं हम लोग। IAEA क्या है, एडिशनल प्रोटोकॉल समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। एडिशनल प्रोटोकॉल कहता है कि जो भी देश जो चाहता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेना और वो NPT पे सिग्नेटरी नहीं है, NPT का हस्ताक्षर करता नहीं है, तो वैसे में वो सभी देश IAEA के इंक्लूसिव अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन को एक्सेप्ट करे कि उनके यहाँ जो भी रिएक्टर चल रहा है, चाहे मिलिट्री फैसिलिटी का हो चाहे सिविलियन फैसिलिटीज का हो, उस रिएक्टर का जो निगरानी है उस देश को बगैर बताए हुए वहाँ पे आ करके उसमें क्या चल रहा है उस गतिविधि का पता करेगा, जांच करेगा। ठीक है, और अगर कभी भी उस जांच में वो देश ये दिख गया कि भाई ये डाइवर्ट कर दिया अपने मिलिट्री प्रोग्राम को फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव पर्पस, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव पर्पस की तरह लिया है भाई, ऊर्जा बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया मिलिट्री बनाने के लिए, तो उससे पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, उससे जो भी फैसिलिटी दिया गया उस फैसिलिटी को वापस ले लिया जाएगा। जैसा कि 1, 2, 3 एग्रीमेंट में अमेरिका की तरफ से भी यही कंडीशन था, उसने कहा कि भाई IAEA की तरह अपना जो सुपरविजन है उसको आप अलाउ कीजिए और आपको सारा फ्यूल हम देंगे, सारा फैसिलिटी हम देंगे, साइंटिफिक सपोर्ट हम देंगे। ठीक है, और अगर आपने डाइवर्ट किया तो जो भी फैसिलिटी हम देंगे वो हम वापस आपसे वापस ले लेंगे, और आपसे भेजने का भी जो खर्चा होगा, लौटाने का जो खर्चा होगा, वो भी आपसे ही वसूला जाएगा। ठीक है, अब बात है ज़रूरत का। ज़रूरत हमारा ऐसा है कि हम उसको ध्यान में रखते हुए हम सारी बातों से हम सहमत होंगे, चूँकि हमारा इस एनर्जी से न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ भी, हमारा जो डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है वो भी ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। और 2026 तक अगर हम बात करें तो जैसा कि एक सर्वेक्षण में मैं देख रहा था कि ये कई टेरावाट जो में हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो वैसे में हम कैसे फुलफिल करेंगे? और हम चाहते हैं कि एनी हाउ न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम बढ़ा सकें, और इसके लिए हमें इस तरह के प्रोविजंस को मानना ही पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि IAEA में, ठीक, हम आ भी गए, तो पहले समझते कि IAEA है क्या, थोड़ा सा इस पर बात कर ही लेते हैं। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। IAEA इसका पूरा नाम क्या है? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब यहाँ पे समझो आप लोग, ये जो है ये एक यूनाइटेड नेशन का रिलेटेड बॉडी है। ठीक है ना, ये यूनाइटेड नेशंस का बॉडी और एजेंसी रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है ये है वियना में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है वियना में। ये इसका स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ है? ये इस्टेब्लिश हुआ है 1957 में।
एस्टैब्लिश इन 1957। ठीक है, इसको 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। इट हैज प्रोवाइडेड विथ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट हैज प्रोवाइडेड विथ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देखते हैं हम लोग हैं। देखो, जहां तक बात रही कि ये एक स्वायत्त संस्था है, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर मैं लिखूंगा। ये है क्या, एक स्वायत्त संस्था है। 29 जुलाई 1957 को इसका स्थापना इसलिए हुआ था कि ये दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा या जहां भी कोई देश शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेता है तो उन देशों को प्रमोट करना है, और जो देश अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को लिया है शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, उसे डाइवर्ट करता है मिलिट्री की तरफ, तो उसे, ठीक है, उसको चेक एंड बैलेंस करना है। ठीक है, इसका एक और ये भी उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास के लिए विश्व के सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को भी प्राप्त करना और उसमें अपने योगदान को इसको देना था। और इसीलिए कहते हैं कि आइए ये वैश्विक स्तर पर नाभिकीय तकनीक हो या नाभिकीय विद्युत संयंत्र हो, उसका शांतिपूर्ण उपयोग के स्तर पर वैज्ञानिक एवं तकनीक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है। और IAEA का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं, मैंने बार बार कहा हूँ, शांतिपूर्ण, हम कहते हैं कि जो भी देश शांतिपूर्ण कार्यों को लिए करेगा उसे हम प्रमोट करेंगे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसके तहत हम कठोर कदम उठाएंगे। अब है कि अगर IAEA का समर्थन, जैसे हमने IAEA के प्रोविजंस के तहत अगर हमने बात को मान लिया, इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें सबसे बड़ा फायदा होगा कि परमाणु जो भी ऊर्जा है उस परमाणु ऊर्जा का हम प्रयोग कर सकेंगे, उसमें आबाद गति से हमें इसका सप्लाई भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी पर अल्टीमेटली। इसके अलावा हमें इसीलिए तो हमने एडिशनल प्रोटोकॉल पे साइन किया था। तो इसको जो 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इंग्लिश में, जब समझ सकोगे। सो व्हाट आर दोज 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर गिवन टू IAEA? तो फर्स्ट क्या है, टू असिस्ट countries in harnessing nuclear energy for constructive purpose, ठीक है, और असिस्ट, ठीक है, ये करना है इसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, दैट इज पावर जनरेशन, और दूसरा यहाँ पे है वो है टू कैरी आउट इंस्पेक्शन, ठीक है, to ensure that any nuclear materials, any nuclear facilities or assistance will not divert it for military use, for military purpose, जो भी रिसीविंग कंट्री है उसे ऐसा नहीं कि भाई लिया है वो पावर बनाने के लिए और उसका यूज वो अब लगा करने मिलिट्री के लिए, ये नहीं करना है। इसी बात को यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कहा गया था। अगर कोई कंट्री पीसफुल पर्पस के लिए कर रहा है, ठीक है,
तो हम उसे प्रमोट भी करेंगे, हम उसे सपोर्ट भी करेंगे, हम उसे फैसिलिटीज़ जो भी प्राप्त करने में उसमें हेल्प करेंगे। लेकिन अगर वो डाइवर्ट करेगा तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो जो भी देश IAEA में आना चाहता है तो उसे 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला बात ये कि डुअल यूज जो भी मटेरियल्स हैं उसका जो डिलीवरी है उस डिलीवरी को कम से कम बड़े ध्यानपूर्वक करें या ध्यानपूर्वक लें। और इस बात का जो जानकारी है ये जो भी संस्थान है उन संस्थानों को भी देते चलें ताकि कोई गलत यूज ना हो सके, ठीक है। तो इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? नॉट गेट डाइवर्टेड फॉर वेपन पर्पस, ठीक है। अब ये कहता है कि द नॉन न्यूक्लियर स्टेट that are member of NPT ठीक है, are under the obligation to place all their nuclear facilities under IAEA inspections, under IAEA inspection, ठीक है। तो टू इंश्योर दैट नो न्यूक्लियर फ्यूल इज डाइवर्टेड बाई ए हैव नॉट कंट्री फॉर मिलिट्री पर्पस। हैव नॉट का मतलब हुआ कि जो भी कंट्री नॉन न्यूक्लियर है, क्योंकि ठीक है इंडिया जो है वो मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ IAEA का। एक बात याद रखना, इंडिया IAEA का मेंबर है कि नहीं है? इंडिया इज द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ IAEA। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इंडिया हैज सक्सेसफुली कंक्लूडेड, ठीक है, about its safety agreement with IAEA, and India also allowed them to inspect their nuclear reactors in order to get and accomplish the deal, and as a result of that इंडिया और US का सिविल न्यूक्लियर डील हो पाया था। और आज इंडिया का जो न्यूक्लियर जो मटेरियल्स का जो सप्लाई है और जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं जो स्लो डाउन पड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं स्पीड अप हो गया है, ठीक है। ये तमाम बातें हैं, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि भाई अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो यू मस्ट टेक एडमिशन और ऑलवेज टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इफ पॉसिबल पार्टिसिपेट इन अनअकैडमी गेम्स जो अभी चल रहा है, जो भी स्पेशल आपको क्लास चल रहा है, ये स्पेशल जो टेस्ट चल रहा है इन सब में पार्टिसिपेट कीजिए। मेरा जो क्लास चल रहा है स्पेशल क्लास, चाहे वो साइंस टेक का हो, जनरल साइंस का हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का हो, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। और यूट्यूब पे जो मेरा क्लास चलता है एंथ्रोपोलॉजी का शाम में 4 बजे से और GS का 2 बजे से, इन दोनों को भी पार्टिसिपेट कीजिए। कई सारे कोर्स फ्री भी हैं, कई सारे कोर्स पेड भी हैं। और मैं कहूँगा कि भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे वीडियो को देखते के पढ़ने से पूरी तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बच्चों का क्या पर्टिकुलर टीचर के साथ टोन मिलता है और एक ही क्लास में सारा बात तो नहीं कर सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। और अगर आपने मेरा कुछ क्लास देखा कुछ क्लास देखा ही नहीं, कई दफ़ा आप अपने हिसाब से टीचर का असेसमेंट कर लेते हो, वो भी तरीका ठीक नहीं है। इसलिए बेस्ट ये होगा कि आप हमेशा सब्सक्रिप्शन लेकर के, एडमिशन लेकर के आप पूरा वीडियो समझें, पूरा वीडियो देखें। और एक टीचर जो भी UPSC पढ़ा रहा है उनका पढ़ाया हुआ मोर देन सफिशिएंट होता है। और अनअकैडमी पे ऐसे 100 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स हैं, सो यू शुड गेट बेनिफिटेड बाय डेफिनेटली बाय दैट। और हाँ, हमेशा आप जो भी कोड यूज करना हो, रेफरल कोड, इस कोड को यूज करना है MKS1 को, रिमेंबर याद कर ले इसको, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यही वो कोड है जिसके थ्रू मेरे स्पेशल क्लास कर सकोगे और यही वो कोड है जो आपको अर्ली नोटिफिकेशन देते रहेगा अबाउट वेरियस प्रोग्राम, प्लान एंड कोर्सेज। थैंक यू गाइस।